कहानी की शुरुआत में हमें ईयर 1989 के समय को दिखाया जाता है। एक शरारती लड़का टियो स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। अपने इमेजिनेशन में वो खुद को डिएगो मैराडोना समझता है, उसका सबसे बड़ा आइडल। टियो का एक दोस्त उसका होमवर्क करने के बदले में उसका वीडियो गेम खेलने की जिद करता है। खेल खत्म करने के बाद टियो दौड़कर वापस घर आता है। उधर उसका बड़ा भाई ऑस्कर अपने माँ के पुराने रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा होता है। उनकी माँ कुछ साल पहले गायब हो गई थी। वो भी एक साइंटिस्ट थी जो स्पेस और वर्म होल्स पर काम कर रही थी। अब ऑस्कर अपने पेट टर्टल को खाना खिलाता है जिसका नाम पेपे था। वो आगे अपने छोटे भाई के लिए डिनर तैयार करता है। इसी दौरान टियो छुपकर खिड़की के रास्ते से कमरे में घुस जाता है ताकि ऑस्कर को पता ना चले कि वो बाहर खेलने गया था। ऑस्कर टियो का होमवर्क चेक करता है और फिर उसके घुटने पर लगे उस चोट पर मरहम लगाता है। दोनों भाइयों का ख्याल उनकी ग्रैंडमदर रखती है। अपनी माँ को ढूंढने के लिए ऑस्कर पूरी लगन से उसकी रिसर्च पढ़ रहा होता है। उसका मानना है कि उसकी माँ किसी वर्म होल में फंस गई है। उसका सपना है कि वो भी साइंटिस्ट बनकर अपनी माँ को वापस ले आए। लेकिन टियो को उनके पड़ोसी से एक अफवाह सुनने को मिलती है कि उनकी माँ किसी शादीशुदा आदमी के साथ भाग गई। ऑस्कर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सच नहीं है और वादा करता है कि जैसे ही वो उनके माँ के रिसर्च को समझेगा वो उसे वापस ले आएगा। शाम को ऑस्कर म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी उनकी ग्रैंडमदर कमरे में आकर एक खास फैमिली विसल बजाती है। वो ऑस्कर से कहती है कि टियो की शरारतों पर गुस्सा मत किया करो। अगली सुबह ऑस्कर लोकल शॉपकीपर से कहानियां सुन रहा होता है। तभी उस आदमी की बेटी एलिना आती है और ऑस्कर उसे देखकर दंग हो जाता है। एलिना उसे आने वाले फेस्टिवल के लिए डांस रिहर्सल के लिए बुलाती है, लेकिन ऑस्कर शर्माते हुए मना कर देता है। बाद में ऑस्कर फिर से एलिना को देखता है। इस बार वो अपने दोस्तों के साथ होती है जिसमें टियो भी शामिल था। एलेना ऑस्कर को मूवी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन टियो बीच में बोल देता है कि ऑस्कर काफी बिजी है। ऑस्कर को ये बात बहुत बुरी लगती है। उदास होकर वो अपनी ग्रैंडमदर को बताता है कि टियो छुपके से रोज रात खिड़की से बाहर खेलने जाता है। उसी शाम उनकी दादी टियो को खिड़की से वापस चढ़ते हुए पकड़ लेती है। अगले दिन टियो घर पर अकेला होता है। उसे उसकी माँ का एक आखिरी रिसर्च फोल्डर मिलता है जिसमें कुछ रिसर्च पेपर्स थे। टियो शरारत में उन पेपर से एरोप्लेन्स बनाने लगता है। उसे उसकी माँ की एक आखिरी तस्वीर भी मिलती है जिस पर कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे। ये फोटो वो अपनी जेब में रख लेता है। तभी ऑस्कर घर लौट आता है। टियो जल्दी से उन पेपर्स को दोबारा फोल्डर में डाल देता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट्स वाली शीट छुपा नहीं पाता। जल्दी में वो उस कागज को एक एनसाइक्लोपीडिया के अंदर रख देता है ताकि ऑस्कर की नजर उस पर ना पड़े। टियो छुपकर ऑस्कर को पेपे से बात करते हुए सुनता है। ऑस्कर बता रहा था कि उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। यह सुनकर टियो तय करता है कि वो माँ के तस्वीर पर लिखे गए उस लोकेशन पर जाएगा। तस्वीर में लिखी गई जगह उनके घर के पास वाला रूफटॉप था। टियो वहां जाकर बैठता है, एक बनाना खाता है और उसका छिलका नीचे फेंक देता है, लेकिन वो छिलका जमीन पर गिरने के बजाय एक चमकते हुए एनर्जी वॉर्टेक्स में गिरता है जिसके अंदर से कुछ अजीब आवाज आ रही थी। हैरान होकर टियो नीचे झांकता है। वो अपने रोलर स्केट्स भी फेंक देता है जिससे उसके रोलर स्केट्स भी गायब हो जाते हैं। ये देख वो पूरी तरह से उत्साहित हो जाता है। वो कुछ और चीजें भी उस वोर्टेक्स में फेंक कर देखता है और सब चीजें गायब हो जाती है। वो घर भागता है ऑस्कर को बताने के लिए, लेकिन ऑस्कर को पता चल जाता है कि टियो ने माँ के रिसर्च पेपर से एरोप्लेन्स बनाए थे। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। टियो समझाने की कोशिश करता है कि उसने एक वर्म होल ढूंढ लिया है, लेकिन उनकी लड़ाई दादी के आने से रुक जाती है। दादी उनके रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो उन दोनों को सजा भी देती है। गुस्से में ऑस्कर सब कुछ टियो पर डाल देता है और उसे बात करना बंद कर देता है। अब टियो का गुस्सा और बढ़ जाता है और बदले में टियो पेपे को पकड़कर उसी वर्म होल में फेंक देता है। घर वापस आकर टियो देखता है कि ऑस्कर पागलों की तरह अपने पेट को ढूंढ रहा है। तभी टियो को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बड़ी गलती कर दी। उसी रात सबके सो जाने के बाद टियो छुपके से खिड़की से बाहर निकलता है और दोबारा उसी रूफटॉप पर पहुंचता है। अपने डर को निगलकर वो सीधा उस वर्म होल में कूद जाता है ताकि वो पेपे को वापस ला सके। लेकिन जैसे ही वो वर्म होल में गिरता है उसका सफर उसे 33 साल फ्यूचर में ले जाता है। जब वो जमीन पर गिरता है तो उसे पास ही में पेपे जिंदा हालत में मिल जाता है। उसे उठाकर टियो छुपके से अपने घर लौटाता है। खिड़की से अंदर घुसने के बाद वो पेपे को उसके पुराने जगह पर रख देता है और खुद बिस्तर में चले जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह ऑस्कर उठकर आता है और टियो और पेपे को बिना देखे निकल जाता है। तभी टियो की आंखें खुल जाती है। ऑस्कर एक आदमी बन चुका है, दाढ़ी वाले चेहरे के साथ। ऑस्कर अपनी ग्रैंडमदर के लिए ग्रोसरीज लेने लोकल शॉप पर जाता है।
वही पुराना शॉपकीपर अब भी वहाँ पर काम करता था। जाने से पहले ऑस्कर की नजर एलेना पर पड़ती है, वही लड़की जो बचपन में उसका क्रश हुआ करती थी। इस बार एलेना बदल चुकी होती है, अब वो भी एक साइंटिस्ट है, बिल्कुल ऑस्कर की तरह। ऑस्कर एक यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाता है और एलेना मैथ्स में एक्सपर्ट है। दोनों की जिंदगी अलग रास्ते पर चली गई है, लेकिन दोनों फिर से एक ही जगह पर आ गए। शॉपकीपर एलेना को बताता है कि ऑस्कर एक अच्छा और दयालु इंसान है, जिसका जीवन बहुत मुश्किल रहा। पहले उसने अपने माँ को खो दिया, फिर अपने छोटे भाई को, और अब वो अपनी दादी का ख्याल रखता है, जो अब डिमेंशिया से जूझ रही है। एलेना ये भी बताती है कि वो अभी अभी अपने डाइवोर्स के बाद घर लौट रही है। दूसरी तरफ टियो अपने पुराने बचपन के बेडरूम में उठता है। उसे हैरानी होती है ये देखकर कि ऑस्कर ने पूरे कमरे को वैसे ही संभाल कर रखा है जैसे वो छोड़कर गया था। हर छोटी चीज वैसी की वैसी है। टियो पेपे को उठाता है ताकि वो ऑस्कर को दिखा सके कि उसने उसके पेट को वापस ले आया, लेकिन उसकी मुलाकात उनके ग्रैंडमदर से हो जाती है, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। कुछ देर बाद ऑस्कर घर पर वापस आता है और पेपे को देखता है। तभी ऑस्कर की नजर टियो पर पड़ती है। जैसे ही ऑस्कर उसे देखता है वो बेहोश हो जाता है। ऑस्कर होश में आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वही टियो अपने ग्रैंडमदर से पूछता है कि तुम इतनी बूढ़ी कैसे हो गई और ये आदमी कौन है। टियो चारों तरफ देखता है, उसके लिए सब कुछ नया है। टीवी को देखकर उसे समझ नहीं आता कि ये चीज आखिर है क्या और इसके बटन्स कहाँ पर है। ऑस्कर फिर होश में आता है और टियो को बताता है कि ये साल 2022 है। फिर वो कहता है कि मैं ही तुम्हारा भाई ऑस्कर हूँ। तब टियो के दिमाग में एक झटका लगता है। उसे समझ आ जाता है कि वो फ्यूचर में पहुंच गया है। ऑस्कर उससे पूछता है कि वर्महोल कैसे काम करता है, जिस पर टियो मजाक में कहता है, मैंने तुम्हें ये बात सालों पहले बताने की कोशिश भी की थी, पर तुमने तब विश्वास नहीं किया। अब देखो, इतने सालों के बाद तुम ये बात मानने के लिए तैयार हो गए। फिर टियो उसे अपने माँ की तस्वीर दिखाता है, जो उस वर्महोल के पास ली गई थी। दोनों उसी जगह जाते हैं, वही रूफटॉप जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। टियो एक पत्थर उठाकर वॉर्टेक्स में फेंकता है, लेकिन पत्थर सिर्फ टकराकर वापस आ जाता है। तब ऑस्कर को समझ आता है कि ये दरअसल वर्महोल का एग्जिट है, एंट्री नहीं। इसका मतलब ये है कि वो इस रास्ते से पास्ट में नहीं जा सकते। उन्हें कोई दूसरा वर्महोल ढूंढना होगा जो उन्हें 1989 की तरफ ले जाए। नीचे उतरने के बाद ऑस्कर को वहाँ पुराने रोलर स्केट्स मिलते हैं। ऑस्कर टियो की एक फोटो खींचता है, जिसे देखकर टियो हैरान रह जाता है। ऑस्कर उसे बताता है कि ये सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि स्मार्टफोन है, एक ऐसी चीज जो खुद एक फोन है, एक म्यूजिक प्लेयर और वीडियो गेम भी। दोनों बैठकर सोचने लगते हैं कि अब वो आगे क्या करे। तभी ऑस्कर पूछता है कि पेपे वर्महोल में कैसे गया। थोड़ी देर बाद उसे समझ आ जाता है कि टियो ने ही पेपे को उसमें फेंक दिया था। दोनों ऑस्कर के बॉस के पास जाकर पूरी कहानी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें पागल समझकर हंसने लगता है। वो बॉस ऑस्कर से कहता है कि उसे फिर से उसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिसने उसके पैनिक अटैक्स का इलाज किया था। ऑफिस से निकलते वक्त टियो पूछता है कि पैनिक अटैक क्या होता है। ऑस्कर बताता है कि एक बार उसने ऐसे ही घबराकर एक स्टूडेंट पर पेंसिल फेंक दी थी, इसलिए उसे थेरेपी लेनी पड़ी। जब वो घर लौटते हैं तो वहाँ एक लड़की कैमिला होती है, जो कभी कभी उनकी ग्रैंडमदर का ध्यान रखने आती थी। टियो अपना नाम डिएगो आर्मांडो बताता है। वो कहता है कि उसका नाम मैराडोना के नाम पर रखा गया था। कैमिला उसे बताती है कि मैराडोना कुछ समय पहले मर चुका है। ये सुनकर टियो के होश उड़ जाते हैं। रात में ऑस्कर माँ के रिसर्च को देखकर सोचता है कि उसने वर्महोल्स का लोकेशन कैसे ढूंढा होगा। टियो उससे पूछता है कि क्या उसने कभी माँ का वो कागज देखा है जिसमें कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे। तभी टियो को याद आता है कि उसने वो कागज एक एनसाइक्लोपीडिया के अंदर छुपा दिया था। दोनों मिलकर उस एनसाइक्लोपीडिया को ढूंढने लगते हैं, पर ऑस्कर कहता है कि आजकल कोई एनसाइक्लोपीडिया यूज नहीं करता, सब लोग विकिपीडिया से पढ़ते हैं। तभी दादी कमरे में आकर बताती है कि उन्होंने सारे एनसाइक्लोपीडियाज शॉपकीपर को दे दी है। सोने से पहले टियो ऑस्कर से पूछता है, तुमने मेरी सब पुरानी चीजें क्यों संभाल कर रखी। तब उसे एहसास होता है कि ऑस्कर ने वाकई उसे बहुत याद किया। दोनों मिलकर उस एनसाइक्लोपीडिया को ढूंढने लगते हैं। अगली सुबह ऑस्कर शॉपकीपर के घर जाकर एनसाइक्लोपीडिया ले जाने की तैयारी करता है और टियो को घर पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही ऑस्कर निकलता है टियो उसकी बात नहीं मानता और शहर घूमने निकल पड़ता है। एक टेक वाले स्टोर में उसकी नजर एक वीआर हेडसेट पर पड़ती है। उसे पहनकर वो खेलने लगता है, लेकिन खेलने के चक्कर में वो गलती से कुछ बॉक्सेस गिरा देता है और महंगी चीजें तोड़ देता है। ऑस्कर वहां पहुंचकर माहौल को संभालता है, लेकिन उसे 1200 पाउंड का डैमेज भरना पड़ता है। फिर दोनों एक साथ ग्रोसरी स्टोर जाते हैं और शॉपकीपर से एनसाइक्लोपीडिया के बारे में पूछते हैं। शॉपकीपर कहता है कि वो किताब उसके घर में है। जब उसकी नजर टियो पर पड़ती है तो वो कहता है
कि ये लड़का तो बिल्कुल उसी मिसिंग टीओ जैसा लगता है। ऑस्कर तुरंत एक कहानी गाड़ देता है। वो कहता है कि ये उसके कजिन का बेटा है जो किसी दूसरे शहर में रहता है। तभी एलिना वहाँ पर आती है। टीओ उसे तुरंत पहचान लेता है और कहता है कि वो कितनी सुंदर हो गई है। एलेना हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसे कैसे पता। टीओ कहता है कि ऑस्कर ने उसके बारे में सब कुछ बताया था। सब लोग मिलकर शॉपकीपर के घर जाते हैं, जहाँ टीओ की मुलाकात एलेना के बच्चों से होती है, जिनका नाम एल्बा और कैब्लो था। जब ऑस्कर एनसाइक्लोपीडिया में वो कागज ढूंढ रहा होता है, टीओ बच्चों के साथ बैठकर बात करता है। वो पाब्लो से पूछता है उसके निंटेंडो स्विच के बारे में और आल्बा उसके अजीब सवालों पर हैरान हो जाती है। फिर आल्बा उसे समझाती है कि आज के दौर में गैजेट्स यूज करते वक्त अपनी ऑनलाइन सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। वो कहती है कि सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है VPN यूज करना, ताकि तुम्हारे पर्सनल डेटा को हैकर से बचाया जा सके जब तुम किसी पब्लिक वाईफाई से जुड़ते हो। डिनर के वक्त एलिना सबको रात में रुकने के लिए कहती है। वो सुशी खाने का सजेशन देती है, लेकिन टीओ को समझ नहीं आता कि सुशी आखिर होता क्या है। ऑस्कर वापस घर जाना चाहता है, पर एलिना इंसिस्ट करती है कि कम से कम टीओ रुककर डिनर करे और उसे अपना फोन नंबर भी दे। डिनर के बाद टीओ अकेला घर लौटने लगता है, जिसे देखकर एल्बा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि जमाना बहुत खराब है और टीओ को अकेला बाहर नहीं जाना चाहिए। घर लौटकर टीओ और ऑस्कर अपने दिन के बारे में बातें करते हैं। ऑस्कर उत्साहित होकर बताता है कि उसने वॉर्महोल्स का पता लगाने के लिए एक नया एल्गोरिदम बनाया है। दूसरी तरफ टीओ हैरान है आज के दुनिया की चीजों से, सोशल मीडिया, ट्विच, वीडियो गेम्स और यूट्यूब से। उसे एक चैनल सबसे ज्यादा पसंद आता है, जिसका नाम है मूवीज एंड कॉमिक्स अड्डा, जो मूवीज की कहानियां सिंप्लीफाई करके बताता है। टीओ तो ऑस्कर को सजेस्ट भी करता है कि वो मूवीज एंड कॉमिक्स अड्डा को सब्सक्राइब करे। दोनों मिलकर एक ब्रिज पर चले जाते हैं, जहां ऑस्कर के हिसाब से वॉर्महोल होना चाहिए। टेस्ट करने के लिए वो कुछ बॉल्स नीचे फेंक कर देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ऑस्कर अंदाजा लगाता है कि शायद वॉर्महोल की जगह समय के साथ बदल गई है, शायद वॉर्महोल दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। घर लौटकर ऑस्कर तुरंत नए कैलकुलेशंस में लग जाता है। टीओ उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई दोस्त या गर्लफ्रेंड है। यह सवाल ऑस्कर को थोड़ा चौंका देता है। टीओ ये भी देखता है कि ऑस्कर और एलेना के बीच अब ज्यादा बात नहीं होती। अचानक एलेना के फोन पर ऑस्कर के फोन से एक मैसेज आता है। कुछ देर बाद एलेना अपने बच्चों के साथ ऑस्कर के घर पर आ जाती है। उसे पता चलता है कि टीओ ने ही ऑस्कर के फोन से उसे इनविटेशन भेज दिया। सब लोग चाय और कुकीज के साथ बैठ जाते हैं। तभी दादी अचानक कह देती है कि ऑस्कर मेरा पोता नहीं है, मेरा पोता तो टीओ है। एलेना और उसके पिता का कहना होता है कि डिएगो बिल्कुल उसी मिसिंग टीओ जैसा लगता है। एलेना उससे कहती है कि वो अपने क्यूब वाले स्किल्स दिखाए। ये सुन टीओ उसे सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व कर देता है, लेकिन आल्बा मजाक उड़ाते हुए कहती है कि टाइम ट्रेवल सिर्फ एक कहानी है, ये सच नहीं। ऑस्कर माफी मांगता है और कहता है कि उसे अपने इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस पर ध्यान देना है। वो मेहमान को दादी और टीओ के पास छोड़कर अपने कमरे में चले जाता है। बाद में एलिना ऑस्कर के कमरे में जाकर देखती है कि उसने अपने माँ के पूरे रिसर्च नोट्स दीवार पर चिपका दिए हैं। वो ऑस्कर के काम से इम्प्रेस होती है, लेकिन कहती है कि उसमें कुछ मैथमेटिकल गलतियां हैं। ऑस्कर वादा करता है कि वो उसे पूरे नोट्स बाद में दिखाएगा। एलिना अपने बच्चों को शॉपिंग पर ले जाती है ताकि ऑस्कर आराम से काम कर सके। वो टीओ को भी अपने साथ ले लेती है। शॉपिंग के दौरान एल्बा एक टिपिकल गुस्से वाली टीनेजर की तरह बर्ताव करती है, लेकिन एलिना उसके बातों को इग्नोर कर देती है और टीओ को एक चेंजिंग रूम में ले जाती है। कर्टेन के पीछे टीओ एक फेमस फुटबॉल कमेंटेटर की लाइन बोलता है, मैराडोना की तरह। एलिना तुरंत उस कोट को पहचान लेती है। ये वही लाइन है जो टीओ बचपन में बोला करता था। वो उसे उसके नाम से पुकारती है और टीओ तुरंत जवाब दे देता है। एलेना समझ जाती है कि ये लड़का सच में टीओ ही है। वो उसे गले लगाती है और बाद में टीओ उसे वॉर्महोल और अपने माँ के खोज के बारे में सब कुछ बता देता है। एलिना सब कुछ सुनने के बाद इमोशनल हो जाती है। उसे याद आता है कि ऑस्कर ने हमेशा कहा था अगर कभी कोई मिरेकल हुआ तो वो जरूर अपने भाई को वापस ले आएगा। अब उसे लगता है कि शायद ये मिरेकल वाकई काम कर गया। शॉपिंग के बाद सब घर लौटते हैं। एलिना ऑस्कर से कहती है कि अब वो उस पर विश्वास करती है और चाहती है कि दोनों मिलकर वॉर्महोल की कैलकुलेशन पर काम करे। ऑस्कर पहले थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। दोनों मिलकर रिसर्च करते हैं। ऑस्कर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझाता है और एलिना उन्हें मैथमेटिकल मॉडल्स में बदलती है। धीरे धीरे उन्हें लगता है कि वो सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इसी दौरान एल्बा टीओ से बात करते हुए कहती है कि उसके हिसाब से टीओ ने ऑस्कर की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम नहीं होते तो शायद ऑस्कर खुश रहता। तुम्हारी वजह से उसने सब कुछ खो दिया। टीओ के दिल पर यह बात गहरा असर करती है।
उसे महसूस होता है कि उसकी वापसी सिर्फ दर्द लेकर आई है। रात में ऑस्कर एलेना के साथ बैठे बैठे अपने दिल की बात कह देता है। वो कहता है कि उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, पहले माँ, फिर भाई, फिर एलिना, और हर दफा वो अकेला रह गया। शायद मैं किसी के लिए बना ही नहीं हूँ। एलेना उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, हम फिर से शुरू कर सकते हैं, इस बार वो भी साथ मिलकर। ये कहने के बाद दोनों की आंखों में पुरानी यादें लौट आती है। अगली सुबह ऑस्कर और एलिना अपने कैलकुलेशन के साथ एक नई जगह पर जाते हैं, एक पुराने रेलवे टनल के पास, जहां उनके हिसाब से अगला वर्म होल ओपन होगा। वहां पर वो कुछ सेंसर्स लगाते हैं और एक छोटा सा ड्रोन कैमरा भेजते हैं। ड्रोन कुछ देर उड़ने के बाद एक तेज रोशनी में गायब हो जाता है। ये देखकर ऑस्कर और एलिना दोनों कहते हैं कि ये वही जगह है। घर लौटकर ऑस्कर टियो को बताता है कि उन्हें वर्म होल मिल गया। टियो खुश हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी भी थी। वो जानता है कि इसका मतलब ये है कि अब उसे अपने वक्त में वापस जाना होगा। ऑस्कर कहता है कि वर्म होल सिर्फ एक ही बार खुलेगा, अगर वो वक्त पर नहीं गया तो वो हमेशा के लिए 2022 में अटक जाएगा। अगली सुबह सब लोग रेलवे टनल के पास पहुंचते हैं। ऑस्कर, एलिना, एल्बा और पैब्लो सब मिलकर वर्म होल के लिए तैयारी करते हैं। ऑस्कर सबको समझाता है कि जैसे एनर्जी स्पाइक बहुत बढ़ जाएगी, यहाँ पर एक वर्म होल खुल जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 90 सेकंड्स है इसे क्रॉस करने के लिए। टियो टनल के पास खड़ा होता है और आसपास सब कुछ देख रहा होता है। 33 साल बाद वो दुनिया अब उसे पराई नहीं लगती। उसने ये नई दुनिया देख ली थी, नए लोगों से मिल भी लिया और टेक्नोलॉजी का जादू भी देख लिया, लेकिन फिर भी उसका दिल कहता है कि उसकी असली जगह ईयर 1989 में ही है। ऑस्कर उसके पास आकर कहता है, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं था। जब तुम गए थे सब कुछ अंधेरा लगने लगा। अब जब तुम वापस जा रहे हो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। टियो उसे गले लगाता है और कहता है, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस किसी और वक्त में। तभी मॉनिटर पर एनर्जी रीडिंग बढ़ जाती है और एक वर्म होल ओपन हो जाता है। टियो एक छोटी सी छलांग के साथ वर्म होल में घुस जाता है और एक चमकदार रोशनी में गायब हो जाता है। वर्म होल के दूसरी तरफ टियो जब अपनी आंख खोलता है तो वो खुद को अपने पुराने संसार में पाता है, जो था ईयर 1989। सब कुछ वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गया था। वही पुरानी इमारतें, वही गलियां और वही आवाज। उसके हाथ में अब भी उसके माँ की तस्वीर होती है। वहाँ से वो सीधा घर की तरफ दौड़ता है। घर पहुँचने पर उसकी ग्रैंड मदर उसे गले लगा लेती है। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने हमेशा के लिए उसे खो दिया। पेपे खुशी से उसके पैर के पास दौड़ता है। रात को छत पर बैठकर टियो आसमान की तरफ देखता है। उसके दिल में कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति है। उसे लगता है जैसे उसने पूरा एक सपना जी लिया हो, एक ऐसा सपना जहाँ पर उसने ऐसी दुनिया देख ली है जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। उस रात वो एक फैसला करता है, अब वो अपनी माँ को ढूंढेगा, उनसे मिलकर वो सब कुछ बताएगा और उनके काम को आगे बढ़ाएगा। अब वो सिर्फ एक शरारती बच्चा नहीं रहा, अब उसके पास एक मिशन है। और इसी तरह ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो के टॉप 10 कमेंट्स को देखते हैं जिन्होंने सबसे पहले कमेंट किया था। फर्स्ट है WS ब्रोकन 333, सेकंड है जोशी परिवार ब्लॉग, थर्ड है नफीसा परवेज और फोर्थ है गेमिंग टीवी, फिफ्थ है आवेश शेख और सिक्स्थ है श्रेष्ठा अख्तर, सेवेंथ है सैम और एट्थ है रफीक मोहम्मद, नाइन्थ है इटालियन लाइफ ऑफ इंडियन और हमारा आखिरी 10th कमेंट है फैसल अंसारी का। इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।